हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि बच्चे को बहुत कम समझ में आता होगा। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है, आज हम इसको क्लियर करते हैं। देखो, इसमें प्रत्यावर्ती धारा दिया हुआ है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। और ये है दिष्ट धारा, ये है दिष्ट धारा। दोनों में समझना है कि क्या है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है, वो धारा जो समय के साथ, ये जैसे इसका ग्राफ है, ये समय के साथ ये दिशा परिवर्तन होते रहता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। समय के साथ मतलब कि हर सेकंड इसका क्या होती है? परिवर्तन होते रहता है, वो उससे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में और क्या है? और क्या है प्रत्यावर्ती? इसमें प्रत्यावर्ती धारा में इसका फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 Hz होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका कितना होती है? 50 Hz होता है। Hz होता है 50, इसका फ्रीक्वेंसी 50 Hz होता है। और इसका जो है एसी का उपयोग हम अनेकों चीज़ में करते हैं। अधिक कार्यों में एसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम अभी इसी के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद डीसी के बारे में बताएंगे। उसके बाद एसी डीसी की अपेक्षा कम खतरनाक है। एसी जो है, एसी कम खतरनाक है। कौन? एसी से कम खतरनाक है। और एसी को हम घरों में यूज करते हैं। एसी को कहाँ? घरों में प्रयोग करते हैं। उसके अच्छा, उसी के अपेक्षा आ जाओ एसी को हम अप या डाउन करने के लिए, हम इसे ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। एसी का उपयोग यानी कम और बेस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखो, इसका ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और इसका एसी कम से कम परीक्षा में 3 से 4 टॉपिक तक लिखना है। 3 या 4, अधिकतम होगा तो 5 तक ले लेना। तो इतना हो गया एसी में, और हम विशेष बताएंगे। और डीसी में आ जाओ। डीसी में क्या कहता है? इसे दिष्ट धारा, यानी कि दिष्ट धारा डीसी को कहा जाता है। ये जो होती है, इसका दिशा और ये समय के साथ बदलता नहीं है। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो ऐसा सीधा चलता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ सीधा होता है, जो कि इसके एसी के अपेक्षा, एसी का ग्राफ हम कैसे बताएं? ऐसे चलता है। ये समय के साथ बदलता है। हर सेकेंड में 50 बार ये अप डाउन करता है। ठीक है, एक मिनट में कितना? 50 बार अप डाउन करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? Hz माना जाता है। 50 Hz इसको फ्रीक्वेंसी माना जाता है। उसके बाद डीसी में डीसी का 0 होता है। डीसी कितना होता है? फ्रीक्वेंसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, 0 Hz होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ये ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर में अगर कहेगा, क्वेश्चन मिलता है, दिया जाता है कि अगर डीसी को अगर ट्रांसफार्मर में से प्रवाहित किया जाए या ट्रांसफार्मर से अप डाउन किया जाए तो क्या होगा? तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। क्या होगा? जल जाएगा। ये भी बात याद रखना है। ठीक है, डीसी में समझ आया। डीसी सीधी रेखा में चलता है। इसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। इसीलिए डीसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। ये एसी के तुलना में बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा एसी में करंट लगने पर क्या होता है? एसी में करंट लगने पर क्या होता है कि झटका से फेंक दिया जाता है। लेकिन डीसी में झटका नहीं लगता है। ये अगर मान लो कि ये तार है, अगर इसमें सटा तो सटा ही रह जाता है। तो फिर तुम लोग सोचता होगा कि जब इसमें सटा रहता है तो हम लोग बैटरी जो 12 वोल्ट बैटरी को यूज करते हैं, तो उसमें कहाँ करंट लगता है? प्लस और माइनस हम दोनों छू देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं लगता है। देखो चला,
प्लस माइनस छूने के बाद भी नहीं लगता, ये हम भी समझते हैं। लेकिन इतने बात समझ लेना, जब हमारा शरीर 90 वोल्ट डीसी को सहने की कैपेसिटी रहता है, कितना रहता है, 90 वोल्ट सहने की कैपेसिटी रहता है। 90 से अगर 90 वोल्ट से ज़्यादा हुआ, उसके बाद जब करंट लगेगा तो फिर संभव नहीं है कि बच पाएगा। इसीलिए ये एसी के तुलना में बहुत खतरनाक है। कौन चीज़? डीसी बहुत खतरनाक है, डीसी। अब डीसी में करंट लगने पर पहला नंबर बचता नहीं है, मर ही जाता है, अधिकतम चांस होता है। एसी में झटका देकर बचने की संभावना हो जाता है, लेकिन इसमें कहीं कोई अथी नहीं है कि बचने का चांस। दो चीज़ होगा। और इसमें कहा जाता है कि एसी को हम डीसी बना सकते हैं, एसी को हम डीसी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन डीसी को हम एसी बनाना संभव नहीं है। इसके लिए एसी बनाने के लिए अधिक प्रक्रिया करना पड़ता है, जैसे इन्वर्टर का यूज किया जाता है कि डीसी को हम एसी में बनाकर फिर हम पंखा या बल्ब चलाते हैं। बात तो समझ में आ गया होगा। चला, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आओ क्वेश्चन पे। अब हो गया। अब देखो, जो बता है वही के आसपास मिलता है। धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है। इसी में डीसी में इसमें कहता है केवल दिष्ट धारा का परिणाम बदलता है। दिष्ट धारा का ही मान क्या होती है, बदलता है। दूसरा का ऑप्शन में आ जाओ, क्या दूसरा में क्या है? दूसरा में है इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। सही बात है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जाता है। इसे उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ होती है। डीसी को उत्पन्न करने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। और एसी को तुरंत मतलब कि हम उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ, इसे सुगमता पूर्वक डीसी में रूपांतरित कर। अभी जस्ट बताए हैं डीसी को जो है आसानी से हम इसे रूपांतरित यानी कि डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एसी को डीसी बनाना संभव नहीं है। क्लियर? उसके बाद आ जाओ, यह डीसी की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। यह क्या होती है, एसी की अपेक्षा कम खतरनाक होता है। बता दिए थे एसी क्या होती है, एसी कम खतरनाक होता है और डीसी अधिक खतरनाक होता है। उसके बाद है यह चालक के ऊपर सतह पर प्रभावित होता है। इसका कहने का मतलब है ये तार जो है, जैसे कि ये तार है, ये इसका जो ऊपर है इसका ऊपर होती है। ये जो होती है डीसी जो होती है ये अंदर में क्या होती है, अंदर में होती है। आपको अंदर में सर जी क्या है, तो अंदर इसके केंद्र से होते हुए इसका अधिक प्रवाहित होता है, इसके बाहरी क्षेत्र में अधिक प्रवाहित होता है। बस वही है और कुछ नहीं है। देखो और क्या इसमें समझना है, तो इलेक्ट्रॉन कहते विद्युत धारा कहते किसको, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा या आवेश की प्रवाह को। आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। दोनों आया समझ में। तो यानी कि इसमें अंदर की कहने का मतलब हुआ, तो अंदर का कहने का मतलब हुआ कि वो केंद्र से होकर गुजरता है और ये जो है बाहरी अथी से चलता है, सतह से होकर निकलता है। तो यानी कि चालक और विद्युत धारा एसी और डीसी में क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर से दोबारा वीडियो बना देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लाए हैं अच्छा है, इसको देखना है। देखो इसमें देखो ई बहुत बार पूछा जाता है, पूछा है और पूछा जाएगा। देखो चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चालक किसे कहते हैं? चालक कहते हैं किसी भी वस्तु पर, यानी कि किसी भी पदार्थ ले लो, मान लो कि ये मेरा एक पदार्थ है, ठीक है। कोई भी पदार्थ में जब आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। लिख लो, चला नहीं होगा तो लिख लो, हम इसको सिर्फ टॉपिक के उठाए हैं, बोल देते हैं, 2-3 बार सुनकर लिख लेना। चालक किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए
उसे उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। किस जैसे आसानी से विद्युत धारा तुम लोग तो जानता है कथी कथी में जाता है, तो चांदी में चल जाता है, लोहा में जाता है, उसके बाद लोहा, चांदी, तांबा, सोना, इस सब में क्या होता है आसानी से, एल्युमिनियम हुआ, ये कॉपर, ये सब तो हो ही गया। तो ये सब ये क्या है? चालक। इसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब आ जाओ, चालक समझ में आ गया। अब देखो अचालक। अचालक इसी का उल्टा, जिस पदार्थ में इसी का उल्टा क्या होगा? जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से, और जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अचालक। जैसे हो गया काठ, शीशा, ये सब कथी है? अचालक हो गया। अच्छा, अर्धचालक चला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्धचालक पूछता ही है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। अर्धचालक आखिर कहते किसको है? ध्यान से इसको समझना है, थोड़ा खाली जगह अगर मिले तो। हाँ देखो, इसमें क्या समझना है, चला इसे देखो, पेन कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अगला टॉपिक है अम्ल और क्षार। देखो चालक क्या है, सॉरी अर्धचालक। मान लो कि इधर से 20 kg खींच सकता है। दो आदमी है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है। अब ई मान लो कि 15 kg खींच सकता है। ई दो रस्सी है, ई इधर मुँह खींचता है, ई इधर मुँह खींचता है। ठीक है, समझना है। अर्धचालक, ये इधर मुँह खींचता है, ये इधर में। अच्छा तू ही बता, यह 20 न्यूटन का अगर खींच सकता है, ये 15 न्यूटन, ये 20 न्यूटन का अगर खींचता है, तो अधिक किसके इधर खिंचाएगा? अधिक तो इधर से खिंचाएगा। धीरे धीरे खिंचाते आएगा। जब ये धीरे धीरे खिंचाते आएगा, तो जो आने में जो यहाँ से यहाँ तक जो बाधा हुआ है, यानी कि हम तो 20 दिए थे, 20 खींचने की प्रयास में है, लेकिन 15 तो कट जाता है, तो 5 खींचा रहा है ना। यही मेरा अर्धचालक है, यानी कि ये ना ही पूर्ण रूपेण जाने देता है, ना ही पूर्ण रूपेण रोकता है। यानी क्या है? आधा से भी कम सोचो कि मतलब कि जाने देता है। इसी को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्लियर? अब नहीं, देखो एक और देख लो। अगर मान लो कि एक लड़का यहाँ है, अब एक लड़का यहाँ है। अब देखो, ये मान लो कि 1 साल का बच्चा है। क्या है? 1 साल का। ठीक है। ई है 50 साल का। ई 20 किलो घींच सकता है, उठा सकता है, 20 किलो। ई मान लो कि 1 किलो उठा 1 किलो भी नहीं उठा सकता, मान लो ना 1 किलो उठा सकता है। अब ई इधर मुँह खींचता है, इधर में है, इधर में। अब तू ही बताओ कि ई पहले खींचाएगा कि ई बच्चा खींचेगा कि ये खींचेगा? तो कौन खींचेगा? तो ये खींच लेगा इधर में। तो अच्छा ये बताओ, इसको खींचने में कम समय लगा होगा, इसको कम समय, यानी कि कम समय की मतलब खींचेगा कि मोचूर गिरेगा, आराम से खींचा जाएगा। तो यानी कि ई भी प्रतिरोध भी समझ में जाओ, इसी को प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोध भी समझ में, जो मतलब खींचने में जो जितना बल लगा वही मेरा कथी हुआ? प्रतिरोध भी समझ में आ गया। अर्धचालक भी समझ, इसमें अर्धचालक कम हुआ, इसमें अर्धचालक क्या हुआ? कम हुआ। और इसमें अर्धचालक क्या हुआ? अधिक हुआ, क्योंकि ये 20 खींचता है, ये 15 खींचता है। ठीक है, तो यानी कि खींचने में कितना 5 खींचा रहा है, आई कितना? ई 19 खींच रहा है। तो समझ में आ गया होगा अर्धचालक के 2 चीज़ याद रखना। एक है कौन? जर्मेनियम, एक है जर्मेनियम, और एक है सिलिकॉन। सिलिकॉन दोनों याद रखना। ये दोनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों याद रखना। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अच्छा एक और था कि नहीं? अब नहीं। अब देखो कहता है कि अम्ल और क्षार में समझना। अम्ल क्षार में क्या है से समझो। देखो चला, अम्ल और क्षार कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा देखो, इसमें नहीं हो देखेगा तो ऐसा कोई बात नहीं है।
मेरा बात खाली समझ। देखो ये हो गया, कथी हो गया, ये मान लो कि इसको ऊपर से ले लेते हैं, ऊपर में जगह था ना, देखो यहीं समझ जाओ। देखो यहाँ से ले लिए, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जाएगा। देखो ये हुआ मेन पॉइंट, इसी को हम कहते हैं उदासीन। कथी कहते हैं? उदासीन कहते हैं। ठीक है, देखो जिसका पीएच मान 7 से, यानी कि 7 से कम है, वो अम्लीय है। कथी है? वो अम्लीय है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, यहाँ से अधिक है, इधर है, तो क्या है? क्षारीय है। बात समझ गया? इसमें और एक चीज़ देख लेना है, ये उदासीन जो है, उदासीन भी याद रखना है, उदासीन। अब देखो जिसका पीएच मान 7 से कम है वो कथी है? अम्लीय है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारीय है। ये भी याद, यानी कि 3.4 से भी अगर कम रहे, 3.4, उसको प्रबल अम्ल कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। और मान लो कि यहाँ 7 से ज़्यादा, या यहाँ हो गया 7, यहाँ 3.4 था, मान लो इधर आ गया 10, यहाँ से यहाँ अगर यहाँ प्रबल अम्ल हो गया था, प्रबल अम्ल था, यहाँ से नीचे था तब अम्ल था, और यहाँ से यहाँ तक अगर आए 3.4 से लेकर और 7 तक, तो प्रबल दुर्बल अम्ल कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। क्लियर? अब देखो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल समझ गया। उसी प्रकार यहाँ से लेकर 10 तक अगर है तो प्रबल क्षार कहा जाता है, और यहाँ से लेकर वो आगे तक रहे, जहाँ तक जाए, तो 14 तक, जहाँ कितना 10 के आसपास रख लो, 10 से लेकर 14 तक, यहाँ की दुर्बल क्षार कहा जाता है। क्लियर? समझ गया होगा। अब देखो इसमें आ जाओ। अब देखो इसका स्वाद क्या होती है? खट्टा होता है। क्या होती है? इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद तीखा होता है, जिसको कड़वा कहते हैं। इसका स्वाद, ये खाने पर इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। कभी कभी देखा होगा कि लाल चींटी कभी मुंह में गया होगा तो वो क्या होता है? ने खट्टा हल्का लगता है। देखना, खाकर सुने, खाली पीछे वाला तोड़कर खाना, अस्थिर से चाटना खाली सिर्फ। ये क्या होती है? खट्टा होता है, ये कड़वा होता है। ये नीले लिस्ट में याद रखो, 9 से नीला और 9 से अति, से अति, सॉरी कहाँ भाग गया? हाँ देखो, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या होता है? नीले को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। क्या होती है? लाल को नीला कर देता है। ये बात भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद यह मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्लियर? यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन देता है, यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ओके, यह कहता है क्षार को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। क्लियर? कहता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो कि हम बता चुके हैं। क्लियर? यहाँ तक भी टॉपिक तक। फिर अगला टॉपिक देखो क्या है, ये भी अच्छा टॉपिक है। देखो अब देखो, बहुत बच्चे को इस समझ नहीं आ होगा दायां हस्त नियम क्या है, बायां हस्त नियम क्या है, दोनों समझ लो। चला आज समाप्त, इसका खेले ख़त्म हो जाता है। देखो इसको सिर्फ समझना, दायां हाथ तो कहेगा लिखने के लिए क्या, दायां हस्त नियम सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा, तो अभी तुम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने अपने दायां हाथ को निकालना है, ठीक है। और दायां हाथ को निकाल कर इस तरह फैलाओ कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे को समकोण बनाए। ठीक है, कितना? एक दूसरे को क्या है? समकोण बनाए। समकोण मतलब कि अंगूठा और तर्जनी के बीच और मध्यमा के बीच, तीनों के एक दूसरे क्या है? समकोण है। अब देखो ये बना लिया। उसके बाद ध्यान दो,
कभी भी दाहिना हस्त नियम कहे, ये कौन हस्त नियम है, दाहिना हस्त नियम कहे तो याद करना जनरेटर शादी ब्याह हम किस हाथ से लगाया जाता है, दाहिना से लगाया जाता है। तो वही बात समझ लो, दाहिना हो गया जनरेटर, बायां हो गया मोटर, दाहिना हो गया जनरेटर, बायां मोटर, दाहिना जनरेटर बायां मोटर। क्लियर। अब देखो दाहिना हाथ से क्या होता है, तो ये जो ये वाली भाग होता है, ये सोच लो कि इंजन का पुली लेकर ये डायनमो में लगा रहता है। ठीक है, ये डायनमो में लगा रहता है, ये इंजन है, ये इंजन के सॉकेट रहता है जो कि अथी से कसा रहता है, नट से और कुछ प्लास्टिक का दिया रहता है। ये हो गया इंजन, डायनमो जिसको कहते हैं, सॉरी डायनमो, ये हो गया इंजन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको घुमाएगा, क्या होगा, इसको घुमाएगा तो ई अंगुरी में चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस होकर ई अंगुरी जो है, ये उंगली इस होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, इस होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तब हम लोग की करते हैं, तो जनरेटर स्टार्ट हो गया, अब जो बल्ब जलेगा। देखो कैसे कैसे हुआ, ये गति को दिशा को दिखाया, गति यानी कि ये घुमाया, क्या किया, ये जो डायनमो में पुल्ली लगा रहता है, ऐसे करके निकला रहता है ना, ऐसे कर ये मेरा डायनमो है, ऐसे निकला रहता है। तो ये इंजन के साथ पुल्ली में इतना एक सॉकेट देकर जोड़ दिया जाता है। तो ये पुल्ली को घुमाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। अब विद्युत धारा उत्पन्न होने से क्या हुआ, तो विद्युत धारा उत्पन्न हुआ तो निकलेगा कहाँ, तो दो तार होते हुए बाहर निकलता। अच्छा, निकलता कैसे है, कार्बन के ब्रश से निकलता है। क्या होती है, कार्बन के ब्रश से निकलता है, ये भी याद रखना है। कार्बन के ब्रश के बारे में समझ लो। कार्बन का ब्रश है वो क्या है, उसको जितना गर्म करो वो जितना कम करता है ना, उतना विद्युत का सुचालक होता है। क्या होती है, विद्युत का। कार्बन के बारे में भी पूछता है, वो कार्बन के बारे में भी पूछता है, बहुत पूछता है। ये देखो कार्बन जो है, और भी कोई भी धातु क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है, विद्युत धारा अगर तुम प्रवाहित करो तो क्या होगा कि धीरे 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 उसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। लेकिन एक ही यही ही है कार्बन, जो जितना गर्म होता है उतना अधिक कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए उसको कार्बन के ब्रश के रूप में यूज किया जाता है डायनमो में। क्लियर, बात समझ गया होगा। अब तो नहीं दिक्कत होगा। ये हो गया जनरेटर, ये सॉरी ये अच्छे, ये दोनों को मिलाकर हम लोग जनरेटर कहते हैं। ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जनरेटर। ये हो गया इंजन का पुल्ली हो गया, ये हो गया मोटर डायनमो का पुल्ली। दोनों को सटा दिए, इसको घुमाए, इंजन चालू किया तो घूमेगा, और घूमेगा तो ये उंगली घूमेगा। ये उंगली कहते हैं, यही उंगली से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये उंगली से विद्युत धारा निकलेगा, तो इंजन से होते हुए क्या हो, निकाल देते हैं। बात क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम हो गया, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। देखो देखो ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। बायां हस्त नियम में देखो क्या करना है, खाली स्पेस देखो खोजते हैं। देखो मान लो कि बायां हस्त, मानना कुछ नहीं है। देखो ये चुंबकीय, ये होगी गति की दिशा, ये कथी हुआ, ये गति की दिशा, ध्यान से खाली देखना। ये हो गया गति, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और देखो आ गया। अब देखो ये हो गया गति, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया, एक कर दिखाइए नहीं पड़ता, ये हो गया विद्युत धारा, ये हो गया विद्युत धारा। देखो समझना, तुम लोग तो मोटर तो देखा होगा, मोटर में दो तार होता है। क्या होता है, दो तार होता है। तो मोटर में की बताओ कि मोटर क्या करता है, मोटर करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो क्या करता था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता। जिस प्रकार हम डायनमो में किए थे ऊपर उल्टा कर देंगे, बात खत्म। तो उसमें क्या किए थे, तो इससे होकर घूर्णन करवाए थे। क्या किए थे, ये इसका कहते घूर्णन, इससे होकर क्या किए थे, पुल्ली में जोड़े थे, तो इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, तो इस होकर विद्युत धारा निकला था। अब क्या करना, इसी को उल्टा करना, इस होकर विद्युत धारा डालेंगे। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये की करेगा, ये घूर्णन करेगा।
क्या करेगा, घूर्णन। उसमें भी घूर्णन किया, इसमें भी घूर्णन कर रहा है, बस वही है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है। जिससे होकर विद्युत धारा उसमें निकला था, उसी से होकर इसमें विद्युत धारा क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, अब देखो इस होकर, जैसे कि मोटर के 2 तार, तो मान लो कि एक तार यहाँ, दोनों तार हम जोड़ दिए, ई अंगुरी विद्युत धारा है, विद्युत धारा मोटर में हम दिए, चल गया मोटर में विद्युत धारा। अब विद्युत धारा मोटर में देती, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो वो घूमेगा, अभी घूमेगा तो एक साथ पंप लगल रहेगा, पंप लगल रहता है, तो पंप में ई क्या होती है, जुटा रहता है पंप में, तो अब पंप घूमेगा तो क्या होता है, तो इस होकर ऐसे करके पानी निकलेगी। समझ में, पानी निकल गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करना, इसको हम फिर से दूसरा वीडियो में बता देंगे। क्लियर, वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अरे चला खत्म है, इसी को तब और देख लो, देखो फिर से एक बार समझ लो। देखो इसमें क्या है, फिर से ध्यान से देखना, क्या है, देखो इसमें कहता है कि इसमें डायनमो हम बताए थे, डायनमो में क्या किए थे, इस होकर विद्युत धारा निकाले थे, ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये क्या है, गति की दिशा था, गति था, गति की दिशा। सेम उसी कंडीशन में ये भी है, इससे होकर विद्युत धारा डालेंगे, ठीक है, मोटर में, याद रखना मोटर की बात हो रहा है अभी, इस होकर डालेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, इसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न के कारण यहाँ गति पैदा होगा, ये गति पैदा हुआ तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अंदर ही अंदर एक पुल्ली लगा रहता है, जो कि पंप से होकर इस होकर पानी निकलता है। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे आगे वाला, इस पहले वाला हम क्या बताए थे, देखो इसमें दाहिना हम क्या बताते हैं, ये चालक की गति, ये कथी चालक गति, ये गति मतलब कि ये इंजन में जुटा रहता है, इंजन में ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था, ये चालक की गति, यानी कि ये इंजन में पुल्ली लगा रहता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये विद्युत धारा इसे निकला, तो हम लोग शादी ब्याह हम जनरेटर पर डीजे बजा कर डांस करते हैं। अब सेम उसी कंडीशन में इसको उल्टा कर देगा तो बायां हस्त नियम हो गया, दाहिना व्यायाम, अब लफड़ा खत्म, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलो इस भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, चालक, अचालक, अर्धचालक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चला, बस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशनल होते हैं, और मोटिवेशनल होने के बाद हम फिर नया नया वीडियो डालते रहेंगे। लेकिन चला सपोर्ट करो थोड़ा, तब और अच्छा वीडियो डालेंगे। ओके, थैंक यू।